गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, ठीक है, और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हो। हमने पिछली क्लास में मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ा था, ठीक है। मादा जनन तंत्र में देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया था। अंडाशय पढ़े थे, उसके बाद सहायक जनन अंग पढ़े थे, बाह्य जननांग पढ़े थे और जनन ग्रंथियों के बारे में पढ़ा था। आज हम जो नया टॉपिक पढ़ेंगे वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल या आर्तव चक्र। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? आर्तव चक्र या रज चक्र, ठीक है। तो आज हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल या आर्तव चक्र के बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखो, सबसे पहले बात करें ये मेंस्ट्रुअल साइकिल या आर्तव चक्र किस में पाया जाता है। तो ध्यान रखना, जो आर्तव चक्र होता है ये प्राइमेट्स मादाओं में पाया जाता है, यानी प्राइमेट्स वर्ग में जो मादाएं आती हैं उनमें आर्तव चक्र पाया जाता है। अब प्राइमेट्स वर्ग में कौन कौन से जीव आते हैं तो ध्यान रखना, प्राइमेट्स वर्ग में एक तो मनुष्य और जितने भी बंदर हैं जैसे गोरिल्ला, चिंपांजी, ठीक है, बंदर और मनुष्य ये किस में पाए जाते हैं या किस वर्ग में आते हैं? प्राइमेट्स गण में। तो प्राइमेट्स गण की मादाओं में ये आर्तव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल पाया जाता है, ठीक है। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि ये जो आर्तव चक्र होता है ये प्रारंभ कब होता है? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल या आर्तव चक्र प्यूबर्टी आने पर प्रारंभ होता है। प्रारंभ कब होगा? प्यूबर्टी आने पर। प्यूबर्टी यानी यौवना अवस्था या लैंगिक परिपक्वता आ जाती है, तब इस चक्र का प्रारंभ होता है, ठीक है। तो पहली बात अपन ने क्या देखी कि जो आर्तव चक्र है प्राइमेट्स मादाओं में पाया जाता है। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, आर्तव चक्र का प्रारंभ प्यूबर्टी आने पर होता है और ये प्यूबर्टी लगभग 11 से 14 वर्ष के मध्य की होती है, ठीक है। तीसरी चीज क्या ध्यान रखनी है कि ये जो आर्तव चक्र होता है ये लगभग 50 वर्ष की आयु में बंद हो जाता है, ठीक है। प्रारंभ तो कब होता है? लगभग 11 से 14 वर्ष की आयु के बीच, और बंद कब होता है? लगभग 50 वर्ष की आयु के बीच। तो देखो, प्रथम जो आर्तव चक्र आता है, प्रथम आर्तव चक्र को अपन क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखना, प्रथम आर्तव चक्र को रज्जु दर्शन या मैनार्के कहते हैं। और 50 वर्ष की आयु में जब ये चक्र बंद हो जाता है तो उस अवस्था को रज्जुनिवर्ती या मीनोपोज कहते हैं, ठीक है। फिर ये जो आर्तव चक्र होता है इसकी महिला में अवधि कितनी होगी? तो एक चक्र की महिला में अवधि होती है 28 दिन, ठीक है। कितनी होगी? 28 दिन। तो देखो, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये स्तनी वर्ग के, स्तनी यानी स्तनधारी, स्तनी वर्ग के प्राइमेट्स स्तनी वर्ग के प्राइमेट्स मादाओं में पाया जाता है। प्राइमेट्स मादाओं में पाया जाता है, ठीक है। फिर ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है इसकी अवधि लगभग 28 दिन होती है। अवधि कितनी होगी इसकी? 28 दिन। फिर एक चीज का और ध्यान रखना, ये जो प्राइमेट्स मादाएं हैं इसमें कौन आते हैं? तो प्राइमेट्स मादाओं में मनुष्य, प्राइमेट्स जो गण है इसमें कौन आएंगे? मनुष्य और बंदर,
अवधि कितनी होती है इसकी? 28 दिन की। फिर ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसका प्रारंभ, तो ये प्रारंभ कब होगा? ध्यान रखना, प्रारंभ प्यूबर्टी या यौवनावस्था, प्यूबर्टी या यौवनावस्था आने पर। और ये लगभग कब आती है? 11 से 14 वर्ष की आयु में। ठीक है, प्यूबर्टी कब आती है? लगभग 11 से 14 वर्ष की आयु में। अब देखो, ये जो प्रथम रज चक्र होता है, प्रथम रज चक्र को रज्जुदर्शन या रज्जुदर्शन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेनार्के कहते हैं। ठीक है, प्रथम रज चक्र को रज्जुदर्शन या मेनार्के कहते हैं। ठीक है, फिर देखो, प्रारंभ तो प्यूबर्टी में, जैसे ही प्यूबर्टी आती है इसका प्रारंभ हो जाता है। अब ये समाप्त कब होगा या बंद कब होगा? तो ध्यान रखना, बंद कब होता है? बंद होगा लगभग 50 वर्ष की आयु में। 50 वर्ष की आयु में 8वां चक्र बंद हो जाता है। ठीक है, इस अवस्था को, इस अवस्था को क्या बोलेंगे? रज्जुनिवर्ती, रज्जुनिवृत्ति या मेनोपॉज। ठीक है, 8वां चक्र लगभग 50 वर्ष की आयु में बंद हो जाता है। इस अवस्था को रज्जुनिवर्ती या मेनोपॉज कहते हैं। ठीक है, अब देखो, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, इस मेंस्ट्रुअल साइकिल की 4 प्रावस्थाएं होती हैं। कितनी प्रावस्थाएं होगी? 4 प्रावस्थाएं। तो ध्यान रखना, आर्तव चक्र की, आर्तव चक्र की 4 प्रावस्थाएं होती हैं। कितनी प्रावस्थाएं होगी? 4। अब देखो, ये 4 प्रावस्थाएं कौन कौन सी होगी? नंबर 1, रक्तस्राव प्रावस्था, रक्तस्राव प्रावस्था या इसको बोलते हैं ब्लीडिंग फेज, ब्लीडिंग फेज। ठीक है, दूसरी है प्रचुरोद्भवन, प्रचुरोद्भवन या कुट्टिकीय प्रावस्था, कुट्टिकीय प्रावस्था। इंग्लिश में कुट्टिकीय प्रावस्था को क्या बोलेंगे? फॉलिक्यूलर फेज। ठीक है, तीसरी होती है अंडोत्सर्ग प्रावस्था, अंडोत्सर्ग प्रावस्था। और चौथी होती है ल्यूटियल प्रावस्था, ल्यूटियल प्रावस्था।
तो देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल या रज चक्र की कितनी प्रावस्थाएं होगी? 4 प्रावस्थाएं। 4 प्रावस्थाएं कौन कौन सी? पहली प्रावस्था अपन ने देखी रक्तस्राव प्रावस्था या ब्लीडिंग प्रावस्था, ठीक है। दूसरी प्रावस्था होती है प्रचुरोद्भवन या कुट्टिकीय प्रावस्था। तीसरी प्रावस्था होती है अंडोत्सर्ग प्रावस्था और चौथी होती है ल्यूटियल प्रावस्था, ठीक है। क्लियर बातें? अब इसके बाद देखो इन चारों प्रावस्थाओं को अपन एक एक करके डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपन ब्लीडिंग प्रावस्था। ब्लीडिंग प्रावस्था, ठीक है। तो देखो जो ब्लीडिंग प्रावस्था होती है इसको मेंस्ट्रुअल फेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग प्रावस्था। तो दूसरा नाम भी याद रखना इसका, मेंस्ट्रुअल प्रावस्था। अब देखो जो ब्लीडिंग प्रावस्था होती है ये ब्लीडिंग प्रावस्था 3 से 4 या 5 दिन तक रहती है, ठीक है। 3 से 4 या 5 दिन अवधि क्या हो जाएगी इसकी? 3 से 4 या 5 दिन, यानी ये लगभग कितने दिन रहती है? तो ध्यान रखना 4 दिन। ब्लीडिंग प्रावस्था कितने दिन रहती है? लगभग 4 दिन रहती है। क्लियर बात? अब देखो इस ब्लीडिंग, नाम ही क्या है? ब्लीडिंग प्रावस्था। तो इस ब्लीडिंग प्रावस्था के दौरान रक्तस्राव होता है। ब्लीडिंग प्रावस्था में क्या होगा? रक्तस्राव होता है। और ध्यान रखना एक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है या एक रज चक्र होता है उसकी ब्लीडिंग प्रावस्था में लगभग 40 ml ब्लड का ह्रास होता है, ठीक है। एक ब्लीडिंग प्रावस्था के दौरान लगभग 40 ml ब्लड का क्या होगा? ह्रास होगा। अब देखो ब्लीडिंग क्यों होती है? ब्लीडिंग क्यों होती है? तो ध्यान रखना ये जो ब्लीडिंग प्रावस्था होती है इस प्रावस्था में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, कौन सा हार्मोन है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर गिर जाता है। तो ध्यान रखना बच्चों जो ब्लीडिंग प्रावस्था होती है इसमें ब्लीडिंग या रक्तस्राव क्यों होता है? तो ब्लीडिंग प्रावस्था में ब्लीडिंग होने का मुख्य कारण क्या है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के स्तर का गिर जाना, यानी जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसकी मात्रा लगभग न के बराबर इस प्रावस्था में होती है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या काम करेगा? तो ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है इसकी कमी होने के कारण गर्भाशय का प्रोजेस्टेरोन की कमी के कारण गर्भाशय का कौन सा स्तर टूटेगा? तो प्रोजेस्टेरोन की कमी के कारण गर्भाशय का एंडोमेट्रियम टूटता है, ठीक है बच्चों ध्यान रखना
जो ब्लीडिंग प्रावस्था होती है इसमें प्रोजेस्टेरोन का जो स्तर होता है वो बहुत कम होता है, और प्रोजेस्टेरोन की कमी होने के कारण गर्भाशय का अंतः स्तर टूट जाता है, और गर्भाशय के अंतः स्तर टूटने के कारण ब्लड का क्या होगा, स्राव होगा। ठीक है, तो देखो इस प्रावस्था में जो ब्लड होता है उस ब्लड के साथ एक तो अंडाणु, निष्क्रिय अंडाणु, ठीक है, एक गर्भाशय का अंतः स्तर, व क्षतिग्रस्त रुधिर वाहिनियां, योनि द्वारा बाहर निकलती हैं। ठीक है, तो देखो एक बार दोबारा से देखो इसको, जो ब्लीडिंग प्रावस्था होती है ये 3 से 4 या 5 दिन तक होती है, यानी लगभग ये अवस्था कितने दिन रहती है, 4 दिन रहती है। इस ब्लीडिंग प्रावस्था में रक्त का स्राव होता है, और एक जो ब्लीडिंग प्रावस्था होती है उस ब्लीडिंग प्रावस्था में कुल 40 ml ब्लड का ह्रास होता है। ठीक है, लगभग 40 ml ब्लड का ह्रास होता है। अब देखो इसमें रक्त स्राव होता है, तो रक्त स्राव क्यों होता है, तो ध्यान रखना इसमें रक्त स्राव होने का कारण क्या है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के स्तर का गिरना। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर कम होता है या गिर जाता है तो गर्भाशय का अंतः स्तर या एंडोमेट्रियम टूट जाता है। ठीक है, तो गर्भाशय का टूटा हुआ एंडोमेट्रियम, निष्क्रिय अंडाणु और रुधिर वाहिनियां फट जाती हैं, और ये रुधिर के द्वारा योनि के द्वारा क्या होती हैं, रुधिर के साथ बाहर आ जाती हैं। क्लियर बच्चों। अब देखो एक चीज, एक क्वेश्चन में पूछ रहा हूं आपसे, ये जो रज चक्र होता है इस रज चक्र में जो निष्क्रिय अंडाणु बाहर निकलता है, ये निष्क्रिय अंडाणु कौन सी प्रावस्था में पाया जाता है, निष्क्रिय अंडाणु कौन सी प्रावस्था में मिलेगा, तो ध्यान रखना आपको द्वितीयक oocyte, किस अवस्था में मिलेगा, द्वितीयक oocyte। अंडाशय की संरचना में मैंने आपको बताया था क्या कि जब ग्राफियन पुट्टिका फटती है, ठीक है, तो फटी हुई ग्राफियन पुट्टिका से क्या ग्राफियन पुट्टिका से अंडाणु होता है वो बाहर निकल जाता है, यानी कहां चला जाता है, फैलोपियन नलिका में चला जाता है। अब जो द्वितीयक oocyte होता है उसमें मियोसिस सेकेंड प्रारंभ तो हो जाता है ग्राफियन पुट्टिका में, लेकिन कंप्लीट नहीं होता है। तो वो मियोसिस सेकेंड कंप्लीट कब होता है, निषेचन से तुरंत पहले, यानी जब शुक्राणु अंडे में प्रवेश कर जाता है। तो निषेचन से पहले क्या होता है, मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होता है। अब यहां पर निषेचन की प्रक्रिया नहीं हुई, तो निषेचन की प्रक्रिया नहीं हुई मतलब इसमें मियोसिस सेकेंड कंप्लीट नहीं हुआ, तो अंडाणु किस अवस्था में है, द्वितीयक oocyte अवस्था में। ठीक है, क्लियर बात। यह होगी पहली प्रावस्था, ब्लीडिंग प्रावस्था या मेंस्ट्रुअल प्रावस्था। इसके बाद दूसरी प्रावस्था, दूसरी प्रावस्था कौन सी बताई थी आपको, प्रचुरोद्भवन प्रावस्था या पुट्टिकीय प्रावस्था। तो दूसरी प्रावस्था है
प्रचुरोद्भवन या पुट्टिकीय प्रावस्था, पुट्टिकीय प्रावस्था। इस प्रचुरोद्भवन या पुट्टिकीय प्रावस्था की अवधि क्या होगी, तो आपको अवधि इसकी ध्यान रखनी है। ये 5वें दिन से 13वें दिन तक रहती है, 5वें दिन से 13वें दिन तक, ठीक है। लगभग 8 से 9 दिन, 8 से 9 दिन की अवधि तक कौन सी प्रावस्था रहती है, प्रचुरोद्भवन या पुट्टिकीय प्रावस्था। अब इस प्रावस्था में क्या होगा, इस प्रावस्था में क्या होगा, तो ब्लीडिंग प्रावस्था में क्या हुआ था, गर्भाशय का अंतः स्तर टूटा था, और इस प्रावस्था में क्या होगा, इसमें जो गर्भाशय का अंतः स्तर टूटा था उसका पुनः निर्माण होगी, उसकी पुनः मरम्मत होगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसमें क्या होगा, गर्भाशय का पुनः निर्माण होगा। तो देखो, सबसे पहले एक हार्मोन होता है, यह है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन स्रावित होता है, और वो हार्मोन कौन सा है, GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। GnRH का मतलब क्या होता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस GnRH का स्राव करता है, और ये GnRH है, ये अग्र पीयूष ग्रंथि को जगाता है, अग्र पीयूष ग्रंथि जगाता मतलब है अग्र पीयूष ग्रंथि को प्रेरित करता है, किसके लिए, हार्मोनों का स्राव करने के लिए। तो GnRH तो किसको प्रेरित करेगा, अग्र पीयूष ग्रंथि को। और ये जो अग्र पीयूष ग्रंथि है, ये अग्र पीयूष ग्रंथि 2 हार्मोन स्रावित करती है, एक FSH और एक LH, ठीक है। FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो अग्र पीयूष ग्रंथि के द्वारा 2 हार्मोन स्रावित होंगे, FSH और LH, ठीक है। अब ये जो FSH हार्मोन है, ये FSH हार्मोन क्या करेगा, तो ध्यान रखना, यही इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो FSH हार्मोन है, ये ग्राफियन पुट्टिका, ग्राफियन पुट्टिका के निर्माण को प्रेरित करता है, ग्राफियन पुट्टिका के निर्माण को प्रेरित कौन करता है, FSH हार्मोन। और FSH हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है, अग्र पीयूष ग्रंथि के द्वारा, ठीक है। तो देखो, अंडाशय की संरचना में मैंने आपको बताया था, प्राथमिक पुट्टिका, द्वितीयक पुट्टिका, तृतीयक पुट्टिका, और उसके बाद क्या बनती है, ग्राफियन पुट्टिका। तो प्राथमिक पुट्टिका से ग्राफियन पुट्टिका के निर्माण को कौन प्रेरित करेगा, FSH। क्लियर बात। अब देखो आगे, अब जैसे ही ग्राफियन पुट्टिका बन जाएगी या ये निर्मित होती रहती है, तो इस ग्राफियन पुट्टिका के निर्माण के दौरान थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना परतों का निर्माण होता है। तो ग्राफियन पुट्टिका की जो थीका इंटरना है, कौन सी, थीका इंटरना, ये थीका इंटरना परत है, इससे एक हार्मोन स्रावित होगा, और वो कौन सा है, एस्ट्रोजन, ठीक है बच्चों। थीका इंटरना से एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव होता है, या ऐसे बोल दो, ग्राफियन पुट्टिका से
किसका निर्माण या किसका स्राव होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन का। और ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, ये एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करेगा? ये गर्भाशय के पुनः निर्माण को प्रेरित करता है, यानी गर्भाशय का जो अंतः स्तर टूटा था उस अंतः स्तर के निर्माण को प्रेरित करता है। तो एस्ट्रोजन क्या करेगा? गर्भाशय के एंडोमेट्रियम, गर्भाशय के एंडोमेट्रियम का प्रचुरोद्भवन करता है, प्रचुरोद्भवन करता है, प्रचुरोद्भवन करता है या पुनः निर्माण करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, हाइपोथैलेमस से GnRH का स्राव होगा और ये GnRH क्या करेगा? अग्र पीयूष ग्रंथि को जगाएगा, यानी उसको प्रेरित करेगा। तो अग्र पीयूष ग्रंथि FSH और LH हार्मोन का स्राव करती है। ये FSH हार्मोन है, ये ग्राफियन पुट्टिका के निर्माण को प्रेरित करता है। ठीक है, अब जैसे ही ग्राफियन पुट्टिका बढ़ना स्टार्ट होती है तो ग्राफियन पुट्टिका से एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव होता है और ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये गर्भाशय के एंडोमेट्रियम का प्रचुरोद्भवन करता है या पुनः निर्माण करता है। ठीक है, अब जैसे ही ग्राफियन पुट्टिका बढ़ जाती है, इस FSH का धीरे धीरे क्या हो जाता है? संदमन, यानी इसकी धीरे धीरे कमी होने लगती है और LH का लेवल क्या होता है? बढ़ने लगता है। यानी इस प्रावस्था के अंत में लगभग 12वें-13वें दिन थोड़ी सी FSH की तो क्या आ जाती है? कमी, और LH है इसका स्तर क्या होता है? बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, फिर LH क्या करेगा? तो LH का कार्य अपन अगली अवस्था में देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल तो ये प्रचुरोद्भवन या पुट्टिकीय प्रावस्था समझ में आई। एक बार दोबारा से देखो, ये 5वें दिन से 13वें दिन तक रहती है, यानी इसकी अवधि लगभग 8 दिन की होती है। इस प्रावस्था में क्या होगा? तो इस प्रावस्था में ग्राफियन पुट्टिका का निर्माण होता है और ग्राफियन पुट्टिका से एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव होता है। ये एस्ट्रोजन हार्मोन है, ये गर्भाशय के एंडोमेट्रियम की पुनः मरम्मत करता है। क्लियर बात? यहाँ पर 2 हार्मोन है इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना। एक तो ग्राफियन पुट्टिका के निर्माण को तो प्रेरित कौन करेगा? FSH, और गर्भाशय के एंडोमेट्रियम का पुनः निर्माण कौन करेगा? एस्ट्रोजन। क्लियर बात? इसके बाद अगली जो अवस्थाएं हैं वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।